जो एक्सचेंज है उसको इंटरनल बोलेंगे। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है उसको बनाया जाता है, अवेलेबल होती है सेल्स के लेवल पे, और इसको ब्रेक डाउन किया जाता है कार्बन चेन्स को, और एनर्जी हासिल की जाती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एसेंशियली जो है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये इसका एक आपने पॉइंट याद रखना है कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम है, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम बेसिकली एनर्जी वगैरह गेन कर रहे होते हैं। इसमें हम कार्बन चेन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज हो, अल्फा, ये बीटा, ये चार्ली और ये डेल्टा ऑप्शंस है आपके पास, और लिखा जाए कि आपके पास हो बेटे ग्लूकोज, फिर लिखा जाए बेटे प्रोटीन्स या लिपिड्स, फिर प्रोटीन्स, और डेल्टा में हो आपके पास न्यूक्लिक एसिड। Which of the following is the main? Which of the following is the main respiratory fuel in living organism? ठीक है, तो इसमें आंसर मरियम इकबाल सबसे पहले हैंड रेज हुआ, बेटे बताएंगे क्या है इसमें आंसर? ग्लूकोज। ग्लूकोज, वेरी गुड जी। सो याद रखिएगा मेन ग्लूकोज जो है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी फ्यूल है। सो इसको हम रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो है फर्दर जो है वो दो टाइप्स की होती है, इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे अब। इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं और इजी एमसीक्यूज होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जी मरियम बेटे बोले। सर एक क्वेश्चन था कि लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा ग्लूकोज के बाद, लिपिड्स या प्रोटीन? प्रोटीन होता है लास्ट। ओके। ये सेकंड पे होता है, ये फर्स्ट पे होता है। ये हम आगे जो पार्विक एसिड पढ़ेंगे ना उसमें भी मैं बता दूंगा आपको। जी अहमद बोले। जी बेटे अहमद बोले। सर ये क्या बताया आपने, रेस्पिरेटरी फ्यूल फर्स्ट ग्लूकोज होता है, सेकंड फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड लिपिड्स है, लास्ट प्रोटीन होती है। सर आई थिंक सेकंड प्रोटीन है, लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे भी। बेटे ये याद रखिएगा सेकंड लास्ट प्रोटीन होती है। सर हाई एनर्जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूछे तो फिर तो वो हाई एनर्जी फिर तो वो लिपिड होगा ना, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो तो फिर उसमें हो जाएगा ना। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स कितनी है। तो हम इसकी टाइप्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कैटेगोरिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, वन इज कॉल्ड एनारोबिक। सो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगी बेटे, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जनरली जब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं तो हमने एक स्टेप यूनिवर्सल पढ़ना है कि जिससे हम ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना सकें। सो हमारे पास क्या होता है बेटे, ग्लूकोज से रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज से हमारे पास पायरुविक एसिड जो है वो जनरेट हो सके। ग्लूकोज जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है C6H12O6 होता है, और पायरुविक एसिड जो है वो हमारे पास होगा C3H4O3। C3H4O3। सो ये जो हमारे पास यूनिवर्सल स्टेप है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना थ्रू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस का ग्लाइकोलाइसिस, क्या इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है या एनारोबिक, दोनों में यूज हो सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सो बेसिकली आपके पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी,
ठीक है, और जो एनारोबिक है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, तो ऑक्सीजन का यूज जो है इसमें हो सकता है, और ऑक्सीजन का यूज इसमें या अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर हो गया। सो बेसिक क्या था आपने पढ़ा कि बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, और इससे फिर हम क्या ले रहे होते हैं, एनर्जी, एटीपी। तो अगर वो एरोबिक में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर एनारोबिक में हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि एरोबिक के कुछ स्टेप्स हैं और एनारोबिक के कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें हम बेसिकली ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और हमारे पास एनर्जी आती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, और इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो हमारे पास क्या क्या हो जाती है कि इसमें हमारे पास दूसरा, इसको ना अगर मैं टेबल के थ्रू समझा दूं आपको तो वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि टेबल से एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व होते हैं और ये शॉर्ट हो जाता है। तो आपके पास टेबलेटेड फॉर्म में अगर ये हो और आपसे एमसीक्यू इस तरह से पूछ लिया जाए कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि एरोबिक क्या है, और ये टेबल है एनारोबिक का, और यहां पर इस टेबल में पहले पे फीचर्स मौजूद है कि किन किन फीचर्स को हम यहां पे स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट फीचर ये होता है कि ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट क्या है, इस तरह से कर लें, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है जबकि इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फिर दूसरी बात इसमें अगर देखा जाए कि रिएक्टेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके रिएक्टेंट्स, जी, तो एरोबिक के रिएक्टेंट्स ये हैं कि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, तो आप बताएंगे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सी जो है ग्लूकोज ओनली, ये एक डिफरेंस आ गया। फिर दूसरा डिफरेंस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताएं कि इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन, या हम सिंपल इसको बोल देते हैं क्या ग्लाइकोलिसिस होगी या नहीं होगी, या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट होगी ये। इसकी एग्जांपल क्या है वो आगे मैं समझाऊंगा आपको, आगे जाके ये समझ आएगी इसकी। और जो आपके पास एनारोबिक होती है उसमें आप बताएं कि आपके पास जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या होगी, तो इन्वॉल्व तो होगी लेकिन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगी, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन आपके पास होगी। फिर दूसरा एक और प्रॉपर्टी है, इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या होगी, एंड प्रोडक्ट्स, पी मीन प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसमें, वाटर होगा इसमें, और एनर्जी या एटीपी कह सकते हैं, एनर्जी होगी। और एनारोबिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो ब्रेकडाउन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लैक्टिक एसिड हो सकती है, और एथाइल अल्कोहल हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड एथाइल अल्कोहल, ये इसका एंड प्रोडक्ट है। फिर आपसे पूछ लीजिए कि एटीपी फॉर्म, कितने एटीपी की प्रोडक्शन होगी, तो
एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास टोटल जो एटीपी बनेंगे ना, टोटल वो बनेंगे 40 और नेट जो एटीपी बनेंगे वो आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटे 36 और 38। 36 क्यों या 38 क्यों? ये वैल्यू जो है यूकेरियोटिक के लिए है और ये वैल्यू प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है। यूकेरियोटिक में 36 बनेंगे, प्रोकैरियोटिक में 38 बनेंगे। कैसे बनेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। यहां पर मैं टेबल की फॉर्म पहले आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट बेटे इसमें आएगा कि एनारोबिकली जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो टोटल एटीपी एनारोबिकली कितने बनते हैं? तो हम पढ़ते हैं बेटे कि टोटल जो है इसमें 4 बनेंगे और नेट की अगर बात की जाए तो हमारे पास नेट जो है वो 2 क्रिएट होंगे। ठीक है। एनर्जी ऑफ ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकोज कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा लिखा हुआ है बुक में और इसकी वैल्यूज भी है कि ग्लूकोज जो है वो कितने परसेंट एनर्जी जो है को रिलीज करेगा। सो ग्लूकोज जो है वो एक्चुअली आपके पास जो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो होगी बेटे 98%। ये कैलकुलेटेड होती है, 98% करेगा। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। और ये 2% एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये भी कैलकुलेटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट आप में पूछेगा लोकेशन क्या होगी जो है इसकी सेल में। लोकेशन पता होना चाहिए ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां हो रही है। सो यूकेरियोटिक सेल में मोस्टली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकेरियोटिक के सेल में होगा और मीसोसोम हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है जी। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी, ऑलवेज साइटोप्लाज्म। जी शान। सर ये जो एटीपी की प्रोडक्शन है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये ग्लाइकोलाइसिस जितनी सेम ही है? देखिए हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस होती है, दोनों में सेम होगी। सब में ग्लाइकोलाइसिस होगी, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है। सर इधर टोटल लिखा हुआ है 2% जो ग्लूकोज होता है वो एटीपी देता है, तो फिर इनकी सेम कैसे हो सकती है जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होती है? तो आप कह रहे हैं कि सर ये 2 देता है। हाँ जी, ठीक वो है। भी तो। हाँ ये जी कितने परसेंट दे रहा है? 36 या 38% दे रहा है। सर, नहीं सिर्फ तो ये ग्लाइकोलाइसिस। 98% एनर्जी ग्लूकोज दे रहा है और इसमें 2% एनर्जी दे रहा है ग्लूकोज एनारोबिक। सर ये जो 98 और 2% ये ओवरऑल एनर्जी लिखी हुई है, हाँ जी। और ये जो ऊपर 4 एटीपी और 2 एटीपी ये भी ओवरऑल मतलब? ये ओवरऑल है, ओवरऑल इंडिविजुअल नहीं है। सर ये हमारे बुक में मेंशन तो नहीं है ना ये एनारोबिक एटीपीज? है हमारी बुक में मेंशन ही नहीं है ये एनारोबिक में कितनी एटीपीज टोटल बस लेना ये मैंने एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ से लिखवाई है क्योंकि दूसरी बुक्स में है ये। सही हो गया। थैंक यू पंजाब में ये लिखी हुई। फातिमा जी बेटे आप बताएं। जी बेटे फातिमा। सर ग्लाइकोलाइसिस में 10 एटीपीज नहीं प्रोड्यूस होंगी ना? सॉरी सर, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपीज सबस्ट्रेट लेवल पे भी और जो वैसे प्रोड्यूस होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं?
मेरी बात सुनो, मैंने ग्लाइकोलिसिस का अभी पॉइंट पढ़ाया नहीं है, मैंने कहा सर, आप लोग, मैं बता देता हूँ, ये जो है ना ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। सबसे पहले 2 एटीपी, बेटे वो अभी टॉपिक आना है जिसमें मैंने बताना है कि 40 कैसे बने, 36 कैसे बने और 38 कैसे बने, ठीक है। सर ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल पे कितने बने, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव से कितने बने, ओके सर। ठीक है, ये अभी बताना है मैंने सिर्फ टेबल आपको इसलिए कहा है कि सिर्फ आप कर लें कि एरोबिक एनारोबिक, क्योंकि ये ना टेबल पहले बनाया है इसलिए ताकि आपको चीजें जरा थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए कि डिफरेंस में अगर आए। फॉर एग्जांपल कहता है ऑल आर रिलेटेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में ये हो जाएगा, या ऑल आर रिलेटेड टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। ये मेमोराइज करवाने के लिए मैंने करवाया आपको। जी बेटे सुबाहत। सर ये जो हमने लिखा है एरोबिक की लोकेशन, तो इसमें हमें साइटोप्लाज्म भी ऐड करना चाहिए ना, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो फिर साइटोप्लाज्म में हो रही है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड आंसर। ये कंप्लीट के लिए है, यहाँ पे मैंने कहा कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में शुरू होता है, साइटोप्लाज्म में खत्म होता है। ये स्टार्ट साइटोप्लाज्म से होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर है? जी सर, ठीक है, थैंक यू। जी बेटे आप बोले। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एनारोबिक में 4 एटीपी बन रहे हैं, तो उसमें तो साइटोप्लाज्म नहीं होती है ना उनका सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, तो फिर वो नेट 2 कैसे रह जाते हैं, इसकी समझ नहीं आई। मैं आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं, एग्जांपल मैंने दे दी, मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, या कोई बिजनेस करता हो तो वो जो बिजनेसमैन है पहले वो 1 रुपया लगाएगा बिजनेस में, एग्जांपल है बहुत माइनर सी, वो कहता है सर मैंने 1 रुपया बिजनेस में लगाया और मुझे 2 रुपए आए, 1 रुपए लगाने के बाद उसको 2 रुपए जो है वो आया। अब वो कहता है सर मैंने 2 रुपए कमाए, लगाए कितने, 1 रुपया। या हम कहते हैं, वो कहते हैं बेटे मैंने जो है ना 100 रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे 200 रुपया जो है इनकम हुई, तो इस 200 में से 100 रुपया जो इन्वेस्टमेंट थी और 100 रुपीज वो थे जो एक्चुअल आए मुझे, तो टोटल कितने आए, उसने बेसिकली क्या है आपके पास 200 आए, और नेट कितने हैं उसमें 100 होगा ना। तो अगर इसमें हमारे पास टोटल 4 एटीपी बने हैं तो 2 वो एटीपी हैं जो इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हुए थे, इस वजह से। जी साथ वसीम भट्ट सर। सर आपने कहा कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें हमें ग्लूकोज की 98% एनर्जी मिल जाती है, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, उसके अंदर हम तो वैसे ये नहीं पढ़ते कि जो आपकी मेजॉरिटी एनर्जी होती है वो तो वैसे ही हीट में लूज रहती है। उसके साथ मतलब बात ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि 2 एटीपी आपको एनारोबिक से मिल रहे हैं और वो बनते हैं 2% के बराबर, तो लॉजिकली 38 एटीपी को 38% के बराबर बनना चाहिए। गूगल में जल्दी से किया था, उसने ये लिखा था कि 40% की एनर्जी हमें सिर्फ मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक हो गया, बुक में ये वैल्यू है, ठीक है सर कौन से बोर्ड वाली बुक में लिखी है? बेटे ये ना आपके पास, आप अगर केपीके की बुक पढ़ लें और दूसरी बुक्स पढ़ लें ना, फैटल की बुक के साथ आप पढ़ लें तो ये आपके पास कंसेप्ट है। अगर आप इसकी कन्वर्जन चाहते हैं तो कन्वर्जन मेरे पास ना लिखी पड़ी हुई है, ये कन्वर्टेड जो है ना वो लिखी हुई है। ये चीज जो है इसके साथ नहीं है, ये ओवरऑल लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज 36 40 के साथ या 2 और 2 के साथ आप ये नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन इससे मुख्तलिफ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं तो मैं आपको कल इधर एक फ्लो चार्ट कैलकुलेशन का बता दूंगा, आज तो वो तो सर बेशक जरूरी नहीं है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हम ये तो पढ़ते हैं ना कि जो मेजॉरिटी एनर्जी होती है वो तो आपकी हीट में ही लूज होती है, बहुत कम मिलती है जो आप यूज यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक रेट से जो एनर्जी बन रही है वो वाली एनर्जी है, ये एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी इसकी बात हो रही है। क्या सिर्फ आपके एक ही सेल में सारा प्रोसेस हो रहा है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हीट को मेंटेन करना है, डेसिपेट करना है, बड़े प्रोसेसेस हैं। ठीक है सर। हाँ जी, ये कल मैं इसके बारे में आपको ना बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे ना इसका लेक्चर कंप्लीट करना है एसओएस के मुताबिक, आज मैंने ये कंप्लीट करनी है।
तो इसलिए मैं आज इसका आंसर नहीं आपको दूंगा, वो मैं कल आपको क्लियर कर दूंगा आंसर। तो बेटे आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है, जिसको हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं आपके पास। एक को आप बोलते हैं, टेक्निकली इसको फर्मेंटेशन का नाम देते हैं, और वैसे ये है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसमें ग्लूकोज से आप क्या बनाते हैं जी, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी। और जबकि दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टेट बनाते हैं। तो हम दोनों को स्टडी कर लेते हैं। हम कहते हैं बेटे कि हमारे पास है ग्लूकोज यहां पर, और ये ग्लूकोज है यहां पर। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है आप लोगों ने पढ़ा है कि पायरुविक एसिड में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ये 2 कंसेप्ट दोनों सेम, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है कि सिंपल हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन अ स्टेप बाय स्टेप सीरीज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो फर्स्ट स्टेप जो है, चाहे वो एनारोबिक का है चाहे वो एरोबिक का है, इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगी जी। सो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन करता है तो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुविक एसिड जो है वो जब फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती है तो ये एसिटाइल एल्डिहाइड बनता है इन द केस ऑफ एरोबिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो एसिटाइल डिहाइड बनती है, ठीक है। और एसिटाइल एल्डिहाइड से आपके पास एथेनॉल आती है। अल्कोहल आ गया, ये एंड प्रोडक्ट है, ये क्या बेटे एंड प्रोडक्ट है। सो याद रखिएगा आपके पास एक पॉइंट सिंपल से मैंने बताना है कि आगे भी चलेंगे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है, और 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल एल्डिहाइड में, और 2 एसिटाइल एल्डिहाइड 2 एथेनॉल में चेंज होंगे। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है बेटे, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जब ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल एल्डिहाइड बनता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है जी। जब लैक्टिक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है, और यहां से पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में चेंज होता है, लैक्टेट में चेंज होता है। किसमें बेटे, लैक्टेट में चेंज हो रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट पूछते हैं सर कि यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यहां पर नहीं, यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन रिक्वायर्ड नहीं है हमें। तो क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे, और लैक्टिक एसिड के भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास कहलाएगी जी क्या बेटे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें कि हमारे पास क्या चीज किस तरह से आती है, सो बेसिकली हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, और एक इक्वेशन पढ़ी है फैटिक जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए जो हम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे उसको मैं बता देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, और दूसरी अगर इक्वेशन आएगी तो कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपके पास C3H6O3 पायरुविक एसिड है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड चेंज होता है और इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं C2H5OH है। सो 2 ही इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। ये आपके पास इक्वेशन क्या कहलाती है फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की।
ठीक है। और अगर आप लोगों ने जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेटेशन पढ़नी है, उसमें क्या होगा आपके पास कि आपके पास जो C3H6O3 है, ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आगे से केवल करके दिखा रहा हूं, और इससे हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके? बेसिकली वो बनेंगे आपके पास लैक्टिक एसिड के C2H6O3 C2H6O3। तो ये आपके पास दूसरी जो क्वेश्चन मैंने लिखी है, ये एक्चुअली लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। लैक्टिक एसिड जो है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली हमारे फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से मसल्स वगैरह में इसकी एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। और पायरुविक एसिड मेटाबोलाइज होता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, कहां पर? हमारे मसल्स में। जी बेटे मोहम्मद अहमद साहब, जी बेटे। सर ये जो आपने पायरोवेट का फार्मूला लिखना था ना, आपने लैक्टिक एसिड का लिख दिया है, बेसिकली C3H4O3 आना था दोनों फर्मेंटेशन में। ओ सॉरी, ये मैंने एक्चुअली, ये किसका लिखा है मैंने? क्या कह रहे हैं आप? आपने लैक्टिक एसिड का लिख दिया है रिएक्टेंट्स में ना, C3H6O3 लिखा है ना आपने, मतलब पायरोवेट के हिसाब से, लेकिन पायरोवेट का तो C3H4O3 होगा ना। हाँ जी सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है सर नीचे भी ये, यहाँ पे ठीक हो गया। और सर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्ट में है वो C3 आएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं, सही है, C3H6O3, वो मैंने उल्टा लिख दिया था, ये करेक्शन कर लीजिए। ये अल्कोहलिक है हमारे पास, और ये हमारे पास है लैक्टिक एसिड। सर मैंने एक और चीज बतानी थी कि वो जो पूछ रहे थे ना कि एनारोबिक में मतलब टोटल एटीपी 4 बनते हैं और नेट जो है 2 बनते हैं, सर वो असल में बेसिकली वो ग्लाइकोलिसिस में बनेंगे ना, मतलब 2 कंज्यूम होंगे उसमें प्रेपरेटरी फेज में ग्लाइकोलिसिस के, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फेज में जो 4 एटीपी बनेंगे, तो मतलब नेट जो एटीपी होंगे वो 2 हो जाएंगे और टोटल एटीपी 4 होंगे। और ये ग्लाइकोलिसिस तो मैंने तब भी एक स्टूडेंट को कहा था कि बेटे आप ये नोट कर लें, ये दोनों वैल्यूज नोट कर लें, इनको हमने डिटेल में अभी पढ़ना है, ठीक है। इसकी जो डिटेल हमने पढ़नी है अभी कि कैसे क्यों बने, सिर्फ मैंने तो ये इसका बताया कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये क्या चीज है। अच्छा बेटे, ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक स्टेप की तरफ। हमने एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस पढ़ लिया, हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का डिफरेंस स्टडी कर लिया। अब हमारे पास जो बेसिकली हमने जो पढ़ना है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी सब डिवीजन्स को, एरोबिक की रेस्पिरेशन की बेटे सब डिवीजन्स को हमने स्टडी करना है। सो हम बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारे पास एरोबिक डिवीजन्स है वो अल्फा में अगर हमें ये हो कि ये हमारे पास है बेटे ग्लाइकोलाइसिस हो जाए, और बीटा में हमारे पास आ जाए पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, पी मीन पायरुविक एसिड है। चार्ली में हमारे पास हो बेटे क्रेब्स साइकिल, और डेल्टा में हमारे पास हो बेटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हो और ये पूछा जाए कि ये चारों में से कौन सा प्रोसेस जो है वो हमें कहलाएगा कि ये हमारे पास आप कह लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड नहीं है। All of the following reaction occur within the mitochondria except, जी कौन सा रिएक्शन जो है वो तमाम के रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इनमें से एक नहीं होता, तो बताएं कौन सा वो स्टेप है। All processes occur within the mitochondria except,
चलिए नूरुल हुदा जी बेटे। नूरुल आपकी आवाज नहीं आ रही। ग्लाइकोलिसिस ए। ग्लाइकोलिसिस होगा। हेलो। और फॉर एग्जांपल जी बेटे ग्लाइकोलिसिस होगा। थैंक यू वेरी मच। और यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन जो है डिपेंडेंट कौन से होंगे? कौन से स्टेप इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट होंगे? तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होंगे ना, ये तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा और ये भी डिपेंडेंट होगा। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की जो साइट ऑफ अकरेंस क्या है इसकी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें साइट ऑफ अकरेंस क्या है, तो ये टेबल याद रखिएगा, ये साइट है ऑफ अकरेंस, इसको हम साइट ऑफ अकरेंस भी बोलते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें बेसिकली हमारे पास स्टेप होते हैं साइटोप्लाज्म में। पार्विक एसिडेशन कहां पर होगी? चलिए आप लोग बताएं कि पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, इसकी साइट को क्या बोलूं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नहीं अहमद, मैंने आपसे नहीं पूछा था बेटे। सर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वेरी गुड जी। अलीना जी बेटे बोले जी बेटे, किसमें होगा? सर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन पे होगी, इनर मेम्ब्रेन पे होगी, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होगी, क्रिस्टल पे होगी, कहां पर होगी? सर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी। माइक ऑफ करने, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और अगर आपसे क्रेब्स साइकिल का पूछ लिया जाए तो ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछ लिया जाए कि ये कहां पर होगा, तो आप कहेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या क्रिस्टी पे होगी, क्रिस्टी पे मौजूद होगी। ठीक है जी। फहद बेटे बोले। नो सर, आंसर देने दो। अच्छा, क्या आंसर दे करें? सर यही साइट ऑफ अकरेंस। जी ठीक है जी। नवीरा बतूल जी बेटे, आपका कोई क्वेश्चन? सर हम ये कह सकते हैं कि ये आईएमएफ में होता है, इंटरमेम्ब्रेनल फ्लूइड में। कौन? ईटीसी। नहीं बेटे, ये क्रिस्टी पे होगा, ये क्रिस्टी पे होगा। ये मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो तब मैंने बताया था कि ये क्रिस्टी पे होगा। और फॉर एग्जांपल वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट का ये आपसे पूछा होगा ना, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट के ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी, या इसको आप सिंपल इस तरह से भी कर ले। मैं इसको जरा कह रहा हूं कि मैं इसको ना एक और अगर पॉइंट इसमें अगर लूं कि ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये डिपेंडेंट था, और यहां पर आ जाए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो हम कहेंगे इसमें नहीं होगी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसमें भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी, इसमें भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि ऑक्सीजन कौन से स्टेप में रिक्वायर्ड होती है। ग्लाइकोलिसिस में रिक्वायर्ड होती है? नहीं, ग्लाइकोलिसिस, ये तीनों स्टेप जो है ना, ये तीनों स्टेप्स ये याद रखिएगा, ये बिलोंग कर रहे हैं आपके पास किससे? ये बेसिकली रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये आपके साथ यहां पर लिखा है डिपेंडेंट, ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, इसमें हो या ना हो इसको कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये आखिरी तीन स्टेप है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। लेकिन इन तीन स्टेप में से
याद रखिएगा, अगर ये मैंने क्रॉस और प्लस बनाया है, इसमें कोई फर्क नहीं आपको नजर आ रहा कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट का मतलब है कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, एक तरफ कह रहा हूं क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, एक तरफ कह रहा हूं ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। सो इसमें डिफरेंस क्या है फिर डिपेंडेंसी का और यूज का, रिक्वायर्ड का? ये स्टेप दोनों सेम है, ऑक्सीजन हो ना हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विदाउट ऑक्सीजन भी हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाती है, विदाउट या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होती है। ये जो तीन स्टेप है ना, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया हो रहे हैं। दो मैट्रिक्स में हो रहे हैं, एक मेम्ब्रेन पे हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। तो ये डिपेंडेंट तो है लेकिन यूज नहीं होती यहाँ पर, यूज सिर्फ इसमें होगी लास्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आप इसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन का यूज भी कह सकते हैं। डायरेक्टली इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं है। अगर कहेंगे सर आपने यहाँ पे डिपेंडेंट लिखा है, तो ये डिपेंडेंट क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों स्टेप एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लेकिन इन तीनों में से एक स्टेप में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, यूज भी होती है, रिक्वायर्ड भी होती है। सिंपल सी बात है। तो ये टेबल में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। जी बेटे नेक्स्ट। सर ये जो पायरोविक ऑक्सीडेशन है सर, इसका लिखा हुआ है कि लिंक रिएक्शन है बिटवीन जो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रहे हैं उनके और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। बेटे मैं आपको ना एक डायग्राम बना देता हूं, आपको ये पता चला जाएगा। बेटे माइक नहीं ऑफ करना आपने अपना, मरियम है ना आप? यस सर। मरियम बेटे माइक नहीं ऑफ करना आपने अब, क्योंकि मैंने आपसे पूछता जाना, आपने खुद मुझे आंसर करना है। ये बेटे मारिया, ये आपके पास बेटे मुझे आंसर करिए, व्हाट इज दिस? द इनर मेम्ब्रेन। वेरी गुड, ठीक है। ये क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस होगी, और ये क्या बन गया? पायरिक एसिड। वेरी गुड। यहां पर एक मेम्ब्रेन चैनल है, ये चैनल है आउटर मेम्ब्रेन में इसकी, ये पायरुविक एसिड इसको इजीली क्रॉस कर जाता है। कहां चला गया? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये दोनों के दरमियान स्पेस थी, ये इनर मेम्ब्रेन है। क्या है बेटे? ये इनर मेम्ब्रेन है। मैंने इसको डायग्रामेटिकली इस तरह शो किया। मैं कहता हूं कि बेटे इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक शटल चैनल पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड शटल चैनल। ये चैनल जो है ना, ये इस पायरुविक एसिड को रिसीव करता है, जो कि कहां पर आ गया था? यहां पर मौजूद था। ये इसमें से क्रॉस करेगा और कहां चलेगा? पायरुविक एसिड कहां आ गया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसके साथ कोएंजाइम ए लगेगा, कोएंजाइम ए। फिर ये बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। बात समझ आई है बेटे? मारिया एक बात याद रखना, ये मेम्ब्रेनर स्पेस में नहीं होता, ये आउटर इनर इसके पास नहीं होगा। बुक ने कैटेगोरिकली गलत लिखा हुआ है, गलत डायग्राम लिखी हुई है। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है, यूएचएस के पेपर में आ चुका है, नम्स के पेपर में आ चुका है, ईटा में आ चुका है, सिंध के टेस्ट में आ चुका है। और यही कंसेप्ट ठीक है कि पायरुविक एसिड की जो ऑक्सीडेशन है वो विद इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो रही है। और जो लिंक्ड रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लूकोज की एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। अगर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है तो फिर लैक्टिक एसिड में या एथेनॉल में चेंज हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है तो वो एनारोबिक कहलाएगा,
और अगर फॉर एग्जांपल ये पायरुविक एसिड अवेलेबल है तो यहां से पायरुविक एसिड को इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिलीज किया जाता है। यहां पर पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम का नाम है, 5 यूनिट होते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपने मुझे छेड़ दिया, अब सुनते जाएं। तो ये पायरुविक एसिड जैसे ही अंदर जाएगा इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एसीटेट बनेगा, एसिटाइलडिहाइड बनेगा, फिर एसीटेट बनेगा, फिर उसके बाद जो है डीकार्बोक्सिलेशन के बाद डिहाइड्रोजनेशन होगी, फिर कोएंजाइम के साथ अटैच करेगा और ये फिर जो आपके पास एस्टर कोएंजाइम है 2 कार्बन वाला, ये जो है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा क्रेब्स साइकिल का स्ट्रक्चर। आई होप Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. वेलकम। जी नूरुल हुदा बेटे बोले। नूरुल हुदा जी बेटे। जी मिनाहिल बेटे। सर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि पहले आपने कहा कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, मतलब ऑक्सीजन जरूरी है उनके होने के लिए, लेकिन आप बाद में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, तो फिर ऐसे कैसे? मैंने कहा है कि तीनों स्टेप जो है ना, तीनों स्टेप लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। पायरुविक एसिड अंदर जाएगा तो क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, ठीक है। जब हम ये कहते हैं ना कि ये तीनों जो है डिपेंडेंट तो है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकते, लेकिन ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल कौन से स्टेप में यूटिलाइज होगी? क्या इस स्टेप में यूटिलाइज होती है? नहीं। इस स्टेप में यूटिलाइज होती है? नहीं। इस स्टेप में यूटिलाइज होती है। अगर आप लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के दरमियान से अगर हम क्रेब्स साइकिल निकाल दें तो ये साइकिल स्टॉप हो जाएगा। अगर हम यहां से ये साइकिल निकाल दें तो आगे ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। अगर ये दोनों निकाल दें तो ये तो परफॉर्म ही नहीं हो सकती। तो बेटे मैंने ये बताया कि ये तीनों स्टेप लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, लेकिन इसके आखिरी स्टेप में ना, आखिरी स्टेप में ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है। आई होप सो। सर तो मतलब आप मतलब ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन एज अ रिएक्टेंट वो सिर्फ ईटीसी के लिए एक्ट करेगा। बेटे एनवायरनमेंट नहीं, हमारे सेल। सर सेल की जो एनवायरनमेंट, मतलब सेल के एटमॉस्फेयर में। जी सेल के एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल। यही तो और लेकिन एज अ रिएक्टेंट वो सिर्फ ईटीसी में होगा। यही तो बेटे डिफरेंस है ग्लाइकोलाइसिस में, कि ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड है और आगे उसको कुछ अवेलेबल ही नहीं है। ऑक्सीजन हो ना हो, न्यूक्लियस हो ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो ना हो। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नहीं किया था कि आरबीसीज जो है वो विदाउट 120 डेज विदाउट एनर्जी या विदाउट न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया वो 120 डेज लाइफ किस तरह गुजार लेते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, इतनी एनर्जी बना लेते हैं कि वो 120 दिन गुजार सकते हैं, ठीक है। हर दफा एनर्जी बनाएंगे। बात समझ आई बेटे मेरी? तो सर ईटीसी में एज अ रिएक्टेंट होगा ऑक्सीजन? हाँ जी, वो आपके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा रिएक्टेंट के तौर पे यूज होगा उसमें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्शन एंड थैंक यू सर। हाँ जी, जो है ये असल में रिडक्शन क्रिएट करेगा। वेलकम वेलकम जी बेटे। जी शान। सर ये जो हमारे पास 3 स्टेप है, इसमें जो ऑक्सीजन यूटिलाइज तो सिर्फ हमारे पास लास्ट के स्टेप में होनी होती है, तो फिर हमें इन दो स्टेप में ऑक्सीजन रिक्वायर क्यों होती है? ऊपर वाले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल में। यही मैं बता रहा हूं कि ये अगर देखें मेरी बात सुने, ऑक्सीडेशन होगी पायरुविक एसिड की तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। बात समझाई? ये ग्लाइकोलाइसिस से नेक्स्ट स्टेप है ना, ग्लाइकोलाइसिस की वजह से जो NADPH बनेंगे, NADH2 या FADH2 बनेंगे, उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट भी तो करना है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है।
ठीक है, तो ये स्टेप इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है, ये सारे ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, लेकिन यूटिलाइजेशन जो है वो एंड वाले स्टेप में होती है। थैंक यू सर। वेलकम बेटे। जी अहमद साहब बोले। सर ये यूनिट किस दिन खत्म होना है? अभी खत्म कर दूं? नहीं सर कल डिस्कशन होगी, यूनिट होगी। कल डिस्कशन होगी, मंडे या ट्यूसडे को ही खत्म हो जाएगा, अगर आप लोगों ने समझ लिया। आज मैंने सारी सिर्फ बेसिक्स समझाई है आपको, अभी तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करना है, उसमें आप लोगों ने कहना है सर ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ठीक है ना। अहमद आप पढ़ते हैं इसलिए आप कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दें, लेकिन नहीं सर, मैंने सिर्फ पूछा है सर, मैंने आपसे पूछा है। इंशाल्लाह ये ना मंडे या ट्यूसडे खत्म हो जाएगा। कल डिस्कशन है, डिस्कशन डे है, सैटरडे है, हम भी थके होंगे, आप लोग भी एंजॉय करना, सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस वेलकम जी शान बेटे। अच्छा आमिना जी बेटे। सर आपने कहा है कि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं लेकिन इनमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज लास्ट स्टेप में होती है, ये वर्ड है लास्ट स्टेप। सर हम ये कह सकते हैं ना कि जो फर्स्ट टू स्टेप्स हैं लाइक पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और जो क्रेब्स साइकिल है वो एनारोबिक सेल्स में इसलिए नहीं होते कि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। सही दोबारा रिपीट कर दें पॉइंट, ये जो आमना ने बताया अभी। वो स्टूडेंट ने बताया है कि अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया में तो ये होंगे नहीं, ये एरोबिक की बेस पे करते हैं ना। अच्छा एनारोबिक बैक्टीरिया में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, एरोबिक बैक्टीरिया में ग्लाइकोलाइसिस भी होगी, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी होगी, क्रेब्स साइकिल भी होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगी। सब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता, मीसोसोम्स भी होगी या साइटोप्लाज्म भी होगी। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन साइटोप्लाज्म पे होगी, क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो होगा बैक्टीरिया की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनर मेम्ब्रेन यानी कि जो मीसोसोम्स है उसकी मदद से हो रही होगी, ठीक है बेटे। थैंक यू सर। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बेटे आई होप सो कि आप लोगों ने आज कुछ ना कुछ तो सीख ही होगा। इंशाल्लाह कल हम फर्दर जो है इसकी डिस्कशन में जाएंगे, जो यूनिट हमने पढ़ा था मंडे को इंशाल्लाह हम रिफ्रेश होके आएंगे और इसको आपने यूनिट को जो ग्लाइकोलाइसिस वाला यूनिट है बायोजेनेटिक्स में से जो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस को, क्रेब्स साइकिल को आपने डिटेल में पढ़ के खुद भी आना है और जो है क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं। लेकिन आप लोगों के पास 2 दिन है, इसको अच्छी तरह इस यूनिट को तैयार करें क्योंकि मंडे या ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे से थोड़ा सा पुशअप किया तो मैं मंडे को भी खत्म कर सकता हूँ क्योंकि आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। जब तक अल्लाह हाफिज।